Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 22nd of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 22 जुलाई 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तुवालू को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो काम के हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक आर्टिकल में डेली बेसिस पे हम नोट्स भी बनाते हैं और अपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं और नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनते चलिएगा। कोशिश कर सको तो यहाँ पर एक माइक्रो नोट्स खुद का भी जनरेट कर सकते हैं, यानी वीडियो के अंत तक 1 या 2 पेज के नोट्स आपके पास में भी होंगे, तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा दीपक यादव एजुकेशन मेंस वाला टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी डेली बेसिस पे जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वो अपने नोट्स बनाते हैं और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके वहाँ पे सबमिट करते हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसे हम अपने खुद के नोट्स को क्रिएट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है और बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन में हम इस टॉपिक को रखेंगे। क्या बात हो रही है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, अब हैं की जगह थे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट थे, कल इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। हम लोग पिछले कई दिनों से ये डिस्कस कर रहे थे मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, तो फाइनली कल मॉनसून सेशन शुरू हो चुका हमारे पार्लियामेंट में। 3 मेजर सेशन चलते हैं पार्लियामेंट में, ये आपको पता होगा। जैसे पहला हमारा बजट सेशन होता है, जिस दौरान बजट आता है उस समय का जो सेशन चलता है पार्लियामेंट में वो बजट सेशन है। बजट सेशन के बाद ये हमारा मॉनसून सेशन आता है। अब मॉनसून सेशन के बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद जो सेशन शुरू होगा वो विंटर सेशन होगा और सर्दियों के समय पर चलेगा। तो इस आधार पे जो इनका नाम है वो भी रख दिया जाता है। तो मॉनसून सेशन दोस्तों कल शुरू हो चुका है, याद रखना कल पहला दिन था मॉनसून सेशन का हमारे पार्लियामेंट में। और पहले दिन पर ही जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पद से। इन्होंने बोला है कि जो मेरी हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है और डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के आधार पर, मेडिकल एडवाइस के आधार पर अपनी हेल्थ को प्राइमरी लेवल पर रखकर या अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखकर स्पेशली ये क्या कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ है, याद रखना आर्टिकल 67 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो ये जो रेजिग्नेशन है वो किस आधार पर दिया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत ये रेजिग्नेशन लेटर जो तैयार हुआ ये सौंपा गया प्रेसिडेंट को। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन ये खुद से भी रिज़ाइन कर सकते हैं। और खुद से अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसके पास जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जैसे इस वाले केस में भी द्रौपदी मुर्मू जी के पास गया। उन्होंने यहाँ पर लास्ट में साइन किया। लास्ट में साइन करके यहाँ पर क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने पद से रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है क्या कन्फर्मेशन हो चुका है। तो दोस्तों आर्टिकल में एक बात और मेंशन करी गई है, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि उन्होंने इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। तो वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, हमारे आर्टिकल के अंदर में क्लियरली इस बात को बताया गया। बाकी जगदीप धनखड़ जी की बात करेंगे तो ये अगस्त 2022 में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे उपराष्ट्रपति है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, क्योंकि भारत का जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो एक बोला जाता है ना, एक जो सुपीरियर है सबसे ज़्यादा वो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल सुपीरियर होते हैं दोस्तों वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी की जब हम बात करेंगे तो अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में ये इलेक्ट होते हैं और भारत के 14वें यानी 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह सर्व करते हैं। और आपको पता है 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट सर्व करता है, तो अभी 2022 से 2025 सर अभी 3 साल हुए हैं, मतलब 2 साल बाकी थे। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, अभी यहाँ पर इनके टेन्योर में 2 साल बाकी थे। 2 साल पहले ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, और रिजाइन किस आधार पे किया, आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत किया है। आधार जो है वो है अपना हेल्थ
ठीक है, क्योंकि हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है, ये इन्होंने बोला है। क्योंकि ये भी बोला जा रहा है कि इसी साल मार्च के महीने में कुछ इनका जो हार्ट ब्लॉकेज है वो सब कुछ हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर ये समस्याएँ शुरू हुई। हालाँकि वो रिकवर कर गए। रिकवर करने के बाद में यहाँ पर पार्लियामेंट से थोड़ा बहुत एंगेजमेंट बना के रखा। नाउ फाइनली यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल है, कंप्लीट कह सकते हैं न्यूज़ है जो चल रही है आज के समय पर, और आपको अखबार में भी मिल जाएगी फ्रंट पेज पर। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है ये एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रश्न बनेगा वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। ये उपराष्ट्रपति होता कौन है? इनके फंक्शंस क्या होते हैं? संविधान में कौन-कौन से अनुच्छेद है जहाँ पर इनके बारे में बात हो रही है? इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है? इनको रिमूव कैसे किया जाता है? ये कुछ बातें हैं जो पढ़कर जानी है। इवन आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी है, उस पॉलिटी के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट का पूरा एक सेपरेट चैप्टर भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको इसके बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट को लेकर अगले 10 से 15 मिनट में हमारे पास में हर एक जानकारी होगी। तो अच्छे से इन सभी बातों को सुनते चलिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? जिन्होंने पढ़ रखा है, अपना पॉलिटी पढ़ा है, उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? तो न्यूज़ क्या है ये आप समझ गए। लेकिन अब पहले हमें समझना होगा उपराष्ट्रपति का ये जो संवैधानिक स्टेटस है वो एग्ज़ैक्टली क्या होता है, कहाँ पर ये पद स्टैंड करता है। मैंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना जाता है इंडिया के अंदर में। जब संविधान की बात करते हैं सबसे ऊपर पर रखे जाते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद में सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रेसिडेंट के बाद सीधा वाइस प्रेसिडेंट को काउंट किया जाता है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सिस्टम से बिल्कुल मिलता जुलता है। उसी के मॉडल के आधार पर हमने अपने इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का जो ये पूरा मॉडल है उसको रेडी किया हुआ है। अब वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या होते हैं याद रखिए। देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना ये प्रेसिडेंट की तरह भी वर्क कर सकता है, लेकिन कब? जब हमारे देश में प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होंगे, या फिर जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो वेकेंट होगी, खाली होगी, या मान लो कोई समस्या की वजह से प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है, रिमूवल कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उनको हटा दिया जाता है। तो इस आधार पे क्योंकि अब प्रेसिडेंट नहीं है देश में, तो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट की तरह सर्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की पावर्स उनके पास में आ जाती हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है, जब प्रेसिडेंट अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सक्षम नहीं है तब वाइस प्रेसिडेंट उनके पद को संभालते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, दूसरा इंपॉर्टेंट इनका रोल और फंक्शन। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ऑफ द राज्यसभा। ये तो आपने पढ़ रखा है भाई। पार्लियामेंट में दो इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं, लोकसभा है और दूसरा यहाँ पर राज्यसभा है। लोकसभा के जो मेन लीडर हैं, मतलब जो मेन उस हाउस को चलाते हैं, जो मेन लीड हैं, जो उस हाउस को लीड कर रहे होते हैं वो कौन है? लोकसभा के स्पीकर होते हैं। जैसे आज के समय पर ओम बिरला साहब यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर हैं, है ना? तो लोकसभा में एक इंपॉर्टेंट स्पीकर का पद होता है, याद रखिए, जो पूरे हाउस को चला रहा होता है। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा में कौन होता है? वो जो मेन लीडर होता है वो होता है चेयरमैन। ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, याद रखिएगा। यानी जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। इसलिए यहाँ पर यह वर्ड यूज़ क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यानी वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी हैं, साथ ही साथ में राज्यसभा के चेयरमैन भी कहलाते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इनके पास में दो पद थे दोस्तों। क्लियर हो गया ना? तो राज्यसभा के जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितना भी उसका डेकोरम है वो मेंटेन करने का काम हमारा स्पीकर का होता है, जो अभी तक जगदीप धनखड़ जी संभाल रहे थे। फिर राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट का एक और बड़ा रोल होता है भाई। राज्यसभा में मान लो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर वोटिंग हो गई, तो वोटिंग हो गई तो यहाँ पर एक तरफ कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी है और एक तरफ यहाँ पर दूसरी पार्टी है। दोनों के बीच में दोनों ने वोटिंग दी और वोटिंग होने के बाद में बीच में टाई हो गया। ठीक है, 50 वोटिंग इधर से हो गई, 50 वोटिंग इधर से हो गई इस मामले में, तो किसी जगह पर फेवर नहीं गया। तो उस आधार पे दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उठ कर आते हैं और जिधर इनको लगता है उधर ये वोटिंग डाल सकते हैं। यानी कहीं पर भी अगर किसी मैटर पर टाई हो रहा है वोटिंग के मामले में, तो उस आधार पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक वोट डालकर उस मैटर को इधर या उधर कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? बाकी चेयरमैन को अपॉइंट करना, राज्यसभा की कमिटीज़ को अपॉइंट करना, इन सब का मतलब इन सब में वाइस प्रेसिडेंट का एक बड़ा रोल होता है। उसके अलावा जैसे हमने देखा कोई भी मोशन पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है उसके पद से, हाई कोर्ट के जज को हटाना है, जैसे यशवंत वर्मा जी की आज के समय पर बात हो रही है, इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो हटाने के लिए राज्यसभा में भी मोशन पास होता है, लोकसभा में भी मोशन पास होता है, पता है ना?
राज्यसभा में कम से कम जो 50 मेंबर्स हैं उनका साइन चाहिए इस मोशन को पास करने के लिए, फिर डिबेट होती है, फिर आगे जाकर यहाँ पर मतलब ये मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए 50 मेंबर्स का साइन चाहिए होता है। पास तो वो बाद में जाकर होता है, डिबेट वगैरह होने के बाद में। तो ये सब जो केसेस होते हैं, ये जो मोशंस वगैरह हैं, इन सबको देखने का काम भी वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी है, तो राज्यसभा की एक्टिविटीज़ को भी हैंडल करता है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। नाउ अब आते हैं इनके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर में कि वाइस प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है। सर ये सुनिए, ठीक है, इनको इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब आप कह सकते हैं एक ग्रुप जिसमें मेंबर्स होंगे जो मिलकर यहाँ पर चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम आज देखेंगे लोकसभा के जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना। आप वोट करते हैं, जब आप वोट करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने फेवरेट जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ है उस फेवरेट इंसान को वोट देकर आएंगे, है ना, वो जीतेगा। समझ गए। जिस आधार पे अभी यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस देखे थे, राज्यसभा के इलेक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, या जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, याद रखना है इस बात को, इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा यानी जो इसमें मेंबर्स होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उसमें हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, यानी लोकसभा के मेंबर भी होंगे और राज्यसभा के मेंबर भी होंगे। लोकसभा के मेंबर भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे। इसमें आपको पता है जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होकर भी बैठे हैं, नॉमिनेट होकर भी बैठे हैं हमारे पार्लियामेंट में, है ना। इलेक्टेड मेंबर्स अलग होते हैं जो चुन कर आए हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वो हैं जिनका नाम नॉमिनेट किया गया है, उस आधार पर वो एमपी कहलाते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। इलेक्टेड अलग होते हैं, नॉमिनेटेड अलग होते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें दोनों ही टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। ये मेंबर्स कहाँ के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, याद रखना। तो सर प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन का यही प्रोसीजर है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोस्तों यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल भी बढ़ जाता है, यानी एमएलए की बात कर रहे हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो विधानसभा के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट को चुनने के लिए शामिल होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का रोल नहीं है। ये छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सर ये तो हम समझ गए कि हाँ एक इलेक्टोरल कॉलेज है, कॉलेज मतलब यहाँ पर मेंबर्स का ग्रुप, उसमें यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होंगे, ये मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे, ठीक है, यानी इलेक्ट करेंगे। इलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे भाई आप इलेक्ट करते हैं, आप अपने पसंदीदा नेता को कैसे इलेक्ट करते हैं, वोट देकर, वैसे ही यहाँ पर ये लोग भी वोट देकर इलेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो वोटिंग सिस्टम है ये अलग है। इस वाले वोटिंग सिस्टम को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। लेकिन जो आप यहाँ पर वोट करते हैं दोस्तों वो डिफरेंट होता है। भाई आप वाले वोट में क्या है, आपको तो जो नेता पसंद है उसको जाकर वोट दे दो, काम खत्म। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो यहाँ पर जीतेगा, ठीक है। अब वही केस यहाँ पर भी है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। लेकिन जो वोट देने वाले मेंबर्स हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो ये मेंबर्स हैं जो ये वोट देते हैं, ये सबको वोट देते हैं, याद रखिएगा। अब ये वोटिंग कैसे की जाती है, सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको छोटा सा शॉर्ट वे में समझा देता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ। अगर विस्तार से पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लग जाती हैं, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ है कि आप इसको अल्टीमेटली समझ जाएं। फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, आप समझिए, और इलेक्शन होने के लिए यहाँ पर 4 सदस्य खड़े हैं कि हाँ वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं। एडम, बार्नेस, केन और डन, ये 4 मेंबर्स खड़े हैं। अब यहाँ पर इसको इनमें से एक मेंबर को, एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ये तो हम समझ गए। लेकिन वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट तब बनेगा जब यहाँ पर वोटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगा। और वोटिंग करने के लिए हमारे राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट हैं। अब ये मेंबर्स वोट देंगे, लेकिन ये वोट जो है मेंबर्स को देना तो है, लेकिन किस आधार पर देना है कि मान लो 4 लोग खड़े हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो ये जो वोट देंगे ये चारों को वोट देना है। जो आप इलेक्शंस को वोट देते हैं वो अलग है, भाई आपको तो जो नेता पसंद है उसको वोट दे दो, वो जीत जाएगा, है ना। आप जब ईवीएम मशीन पर जाते हो ना, क्योंकि जो हम यहाँ पर वोट देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम मशीन से देते हैं। ईवीएम मशीन पर जो भी पसंद है पार्टी वो बटन दबा देते हैं। यहाँ पर ईवीएम मशीन काम नहीं करता, यहाँ पर बैलेट पेपर के थ्रू वोट दिया जाता है, याद रखिएगा। बैलेट पेपर पर जो 4 लोग खड़े हैं उनके नाम लिखे होंगे, उनके आगे इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स बना होगा, और बॉक्स बनने के बाद में यहाँ पे बस खाली हर एक मेंबर को जो वोट करने आया है उस मेंबर को क्या भरना है,
उस मेंबर को ये भरना है, वोट तो सबको देना है, लेकिन सबसे पसंदीदा कौन है उसको प्रायोरिटी पे रखना है। यहाँ पे प्रायोरिटी मैटर करती है। प्रायोरिटी मैटर करती है कि मान लो जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी मेंबर्स यहाँ पर थे जिन्होंने भी वोट दिया, तो 4 लोगों ने एडम को प्रायोरिटी पे रखा। ये 4 लोग ऐसे थे, यानी जो मेंबर्स आए थे वोट देने, इन्होंने इनमें से 4 मेंबर ने एडम को प्रायोरिटी पर रखा, सबसे नंबर 1 पर। यानी ये 4 लोग चाहते हैं कि एडम जीतना चाहिए, एडम वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। समझ गए? फिर बार्नेस को यहाँ पर 3 लोगों ने प्रायोरिटी पे रखा। प्रायोरिटी मतलब सबसे ऊपर ये नंबर डाल दिया। ठीक है। केन को यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति ने प्रायोरिटी पे रखा कि भाई मैं ही चाहता हूँ केवल, बाकी लोग नहीं चाहते। दुन को यहाँ पर केवल 2 लोगों ने प्रायोरिटी पर रखा। तो इस रेस में से आपको देखने को मिलेगा सबसे कम वोट किसको मिले। सबसे कम वोट मिले यहाँ पर केन को। सबसे कम वोट मिले केन को। सबसे पहली प्रेफरेंस है एडम सभी लोगों की, दूसरी प्रेफरेंस है केन। तो जो सबसे लास्ट प्रेफरेंस है केन। तो केन को सबसे कम वोट मिले हैं। तो अब ये जो इलेक्शन है ये दूसरे फेस में उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा एक तरफ मामला नहीं हुआ, दूसरे फेस में उतरेगा। ये पहला फेस था। अब केन यहाँ पे रेस से बाहर हो जाएगा और केन के जो वोट हैं दोस्तों ये बाकी मेंबर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, बट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है कि यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत पीछे था, इसको प्रेफरेंस सबसे कम मिला है, सबसे कम लोगों ने प्रायोरिटी पे रखा है कि भाई ये प्रेसिडेंट बनना चाहिए, तो ये हो गया रेस से बाहर और इसके वोट ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए बाकी सब मेंबर्स में। अब इन 3 मेंबर्स के अंदर में इलेक्शंस होंगे, मतलब दूसरे फेस में आएगा। अब इन तीनों मेंबर्स में से रखा जाएगा कौन प्रायोरिटी पे, मतलब गिना जाएगा। तो इनमें से यहाँ पर जो दूसरे नंबर प्रायोरिटी पे फॉर एग्जांपल दुन है, अब दुन को सबसे कम प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो अब सेकंड वाले फेस में दुन बाहर हो गया। ठीक है, ये बाहर हो गया। अब इसके जो वोट हैं वो बढ़ गए ऊपर दोनों में। जब बढ़ गए, अब दोनों में प्रायोरिटी देखी जाएगी, तो एडम के सबसे ज़्यादा वोट हैं, एडम जीत गया, ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। जो ये वोट हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति रेस से बाहर निकल रहा होता है इस इलेक्शन के अंदर में। और मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे वोट सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू किए जाते हैं, ईवीएम मशीन्स पे नहीं होते। कोई भी विवाद होता है इनके इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना डिसीजन सुना देगा वो फाइनल है, उस डिसीजन को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही दोस्तों प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इसी प्रोसेस पर होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पे, लेकिन उनमें एमएलए का भी एक बड़ा रोल होता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में एमएलए का रोल नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल किस में होता है, ये होता है प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होता है। मैं आपको हाथों हाथ ये क्लैरिटी करता हुआ चल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इधर उधर भटको ना। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। तो संविधान में ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिकली प्रेसिडेंट और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्लियरली बोलता है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है, उपराष्ट्रपति होना ज़रूरी है। ठीक है, आर्टिकल 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा। ठीक है, ये इस वाले आर्टिकल से पावर मिल जाती है वाइस प्रेसिडेंट को। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जब प्रेसिडेंट वैकेंट होगा, यानी जब हमारे राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस आधार पर वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का काम सौंप सकते हैं। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का काम दिया जा सकता है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ वो आर्टिकल 65 के थ्रू बोला जाता है। आर्टिकल 66 क्या बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के थ्रू किया जाता है। आर्टिकल 67 यहाँ पर टेन्योर डिसाइड करता है। आर्टिकल 67 कहता है वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, 5 साल तक सर्व कर सकते हैं, उसके बाद इनका री इलेक्शन भी हो सकता है। आर्टिकल 68 क्या बात करता है, ये प्रोविजंस हैं, इसमें सारे प्रावधान है टर्म और वैकेंसी को लेकर कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कैसा होगा, इसकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर किस तरीके से भरी जाएगी। फिर यहाँ पर ये इलेक्ट हो जाएंगे तो ओथ ऑफ ऑफिस की बात होती है। ठीक है, शपथ ली जाती है कि हाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूंगा, वो 69 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 70 जो है ये बात करता है प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में। आर्टिकल 71 बात करता है इनके इलेक्शन से कोई भी डिस्प्यूट होगा उसके बारे में। और मैंने आपको बताया इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे या जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो बिल्कुल फाइनल होगा, वो मानना ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अनुच्छेद हो गए जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देश का उपराष्ट्रपति बनना है तो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। पहली बात, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा, कम से कम एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सके, उसकी क्वालिफिकेशन इस लेवल पर होनी चाहिए। यानी जैसे अभी हम जगदीप धनखड़ जी की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उससे पहले वो बिल्कुल क्वालिफाइड थे, वो राज्यसभा के मेंबर भी थे।
ठीक है, राज्यसभा एक व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सके, ये कैपेबिलिटी, वो क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा या वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आएगा, क्योंकि उसे राज्यसभा का चेयरमैन भी बनना है, याद रखिएगा। इसलिए राज्यसभा का जो मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी ज़रूरी है। एंड एट द लास्ट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भाई गवर्नमेंट के अंदर में कोई दूसरे और फाइनेंशियल एडवांटेजेस के ऊपर में उनका फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है ओथ की। तो जब इलेक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति, जब सॉरी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जब इलेक्ट हो जाएंगे तो राष्ट्रपति नहीं प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेंगे कि हाँ मैं संविधान के हिसाब से चलूंगा, संविधान को फॉलो करूंगा। वही सब चीज़ें होती हैं कि अपनी ड्यूटी को बिल्कुल सच्ची निष्ठा से आगे चलाऊंगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर शपथ ग्रहण में होता है। ठीक है, फिर ये ऑफिस के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ ही चुके हैं क्या है एग्जैक्टली क्या नहीं है मैटर। फिर आगे सुनिए, आगे यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है टर्म्स एंड वैकेंसी। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल के लिए यहाँ पर ये ऑफिस को होल्ड करते हैं, 5 साल के लिए सर्व करते हैं अगर एक बार कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो। लेकिन किसी भी समय पर रिजाइन भी कर सकता है, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन किया। प्रेसिडेंट को लेटर लिख दो, उसके आधार पर रेजिग्नेशन हो जाएगा, प्रेसिडेंट जब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि री इलेक्शन भी हुआ जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति जब टेन्योर खत्म हो गया तो दोबारा से री इलेक्शन भी उनका हो सकता है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये जो वैकेंसी वगैरह है ये भी कई बार खाली हो जाती है, यानी कि जो ये पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की वो भी कई बार खाली हो जाती है। जैसे अभी अब जगदीप धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दे दिया तो ये पोस्ट खाली हो गई, है ना। तो या फिर टर्म एक्सपायर हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, रिमूव कर दिया जाए, डेथ हो जाए वाइस प्रेसिडेंट की, या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो इस आधार पर भी क्या होता है, वो वैकेंसी खाली हो जाती है। ये वैकेंट पोजीशंस के बारे में हर एक बात जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 68 में मेंशन की गई है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही ये सभी आर्टिकल्स जो हैं वो मेंशन कर दिए एक जगह पर। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को भी रिमूव करता है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो ये वर्ड है इम्पीचमेंट, इसका इस्तेमाल होता है। अब आप कहोगे सर आपने कुछ दिन पहले बोला था इम्पीचमेंट वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। इम्पीचमेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को जब रिमूव करते हैं तब ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट उसका यूज़ नहीं किया जाता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, रिमूवल प्रोसीजर की बात करेंगे। मान लो वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना है तो रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर में रेजोल्यूशन पास करना होगा। एक रेजोल्यूशन पास करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे भाई, राज्यसभा के अंदर में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए और लोकसभा के अंदर में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इसके आधार पर रेजोल्यूशन पास होगा। कहने का मतलब है राज्यसभा में मान लो रेजोल्यूशन आया कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाए, जगदीप धनखड़ को, या फिर सॉरी जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो लास्ट ईयर उनको हटाने की बात भी हो रही थी, है ना, या फिर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है मान लो उनको हटाने की बात हो रही है, तो ये रेजोल्यूशन राज्यसभा में जब पास होगा तो पास होने के लिए, क्योंकि पास होगा तभी तो पद से हटेंगे, पास नहीं होगा तो पद पे बने रहेंगे। तो पास होने के लिए राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी याद रखिएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या कहती है, 50% ऑफ स्ट्रेंथ is calculated by subtracting vacant seats from the total strength. Let's say एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, बस खाली एग्जाम्पल की तरह समझना, इसको केवल एग्जाम्पल की तरह समझना। कोई यहाँ पर मैं आपको कोई एग्जैक्ट सीट्स वगैरह के आधार पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राज्यसभा के बारे में बात हो रही है। अब ये कहते हैं कि राज्यसभा में जब ये रेजोल्यूशन आएगा तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मान लो राज्यसभा में, मान लो सपोज कर लो राज्यसभा के अंदर में 250 सीट है, मैं आपको बता रहा हूँ बस खाली ऐसी। ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। 250 सीट्स हैं। अब 250 में से जो 50 सीट्स हैं वो वेकेंट है, वो खाली पड़ी हुई हैं, वो वेकेंट हैं, खाली पड़ी हुई हैं। तो ये क्या कहता है, इफेक्टिव मेजोरिटी ये कहती है कि जो खाली पड़ी हुई सीट्स हैं उनको टोटल सीट्स में से माइनस कर दो। तो 250 तो यहाँ पे टोटल सीट्स हैं, 50 खाली पड़ी हैं, बची कितनी, 200। अब इन 200 में से जो ये वोटिंग होगी, याद रखना 200 में से जो वोटिंग होगी इसमें 50% स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तब इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाएगी। यानी 200 में से यहाँ पर 101 सॉरी 100 लोग प्लस 1 लोग, तो ये 101 लोग यहाँ पर अगर वोट कर देंगे या 101 के माध्यम से राज्यसभा में ये इफेक्टिव मेजोरिटी के माध्यम से रेजोल्यूशन पास होगा तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाया जाएगा। लेकिन याद रखना फिर ये लोकसभा में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है। लोकसभा में भी इसको पास करना है रेजोल्यूशन को, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। राज्यसभा में आप इफेक्टिव मेजोरिटी समझ गए होंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ स्ट्रेंथ, और ये 50% मेजर स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट की जाती है, जो सीट्स जिसमें खाली है भाई उसको हटा दो, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि मान लो 250 सीट्स हैं, 50 खाली पड़ी हैं, 50 को हटा दो। अब मेन जो है वो 200 सीट्स हैं।
इन 200 सीट्स में से 50% स्ट्रेंथ 100 हो गई। ठीक है, अब 100 तो होगा नहीं वरना टाई हो जाएगा, तो 100 + 1 यहाँ पर, तो 101 वोट अगर मिल गए या 101 यहाँ पर वोट के माध्यम से रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हो गया, रेजोल्यूशन को मिल गया, तो वो पास हो जाएगा रेजोल्यूशन। ये राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी है। लोकसभा के अंदर में सिंपल मेजोरिटी होती है। अब मतलब वैसे मेजोरिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। वैसे सिंपल मेजोरिटी क्या है? ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे कितनी सिंपल है? मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसको आप कह सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल कि भाई मान लो हमारे लोकसभा के अंदर में जैसे 543 मेंबर्स हैं, इनमें से कितने प्रेजेंट हैं? मान लो पार्लियामेंट में जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो लोकसभा में 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। अब 400 में से 200 + 1 यानी 200 + 1, क्योंकि 50% से ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए, तो 200 + 1 यहाँ पर जब ये वोट मिल जाएंगे, 200 + 1 यानी 201 वोट मिल जाएंगे। तो 201 वोट मिलने के बाद में ये सिंपल मेजोरिटी, मतलब फेवर में रही, सिंपल मेजोरिटी सक्सेस रही, पास हो जाएगा वो रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो रेजोल्यूशन है याद रखना, ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा केवल और केवल राज्यसभा में, लेकिन 14 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी है। समझ गए? क्लियर हो गया? 14 दिन पहले नोटिस दोगे तब ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा, देन उसके बाद में पास होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से। अब ये मेजोरिटीज़ क्या होती हैं ये मैंने क्लियर कर दिया है, आगे आते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट के मामले में इम्पीचमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर इम्पीचमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस आधार पे ये अगर पास हो गया तो इनको रिमूव किया जा सकता है। आगे आते हैं। अब ये तो हम समझ ही चुके हैं यार, वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स और फंक्शंस क्या होती हैं, कि वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हो सकते हैं, जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होंगे तो उनकी तरह काम भी कर सकते हैं, और राज्यसभा में जब किसी मामले पर वोट टाइम में हो तो उस समय पर ये वोटिंग कर सकते हैं। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंस ये क्लियर है सब कुछ। ये लास्ट में एक छोटी सी समरी दी गई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के मामले में। ये वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर दोस्तों आपका खत्म हो गया। ठीक है, लगभग 20 मिनट्स या 25 मिनट्स लगे होंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर इस बीच में एक्सप्लेन किया है, और इसको बेसिकली एक रिवीजन के तौर पर समझना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत विस्तार से पढ़ना होता है, बहुत डिटेल से पढ़ाने को मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको डिटेल से पढ़ाकर इसको बहुत लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन ये रिवीजन हम लोगों ने किया है ताकि आपको पता चल जाए, जिनको नहीं पता है, जो नए नए, उनको भी एक बड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, या जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किस प्रकार का पद है। ठीक, आगे आते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ये वाला पीडीएफ देखा जिसमें हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया। अभी अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी मिलते हैं, जैसे ऊपर वाले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, ये आर्टिकल जो कवर किया है हमने, इसमें न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी है। ये शानदार से पीडीएफ जिसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये पीडीएफ्स लेकिन आपको मिलेंगे कहाँ पर? ये पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है। जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, और हिंदी का भी जो ट्रांसलेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशन कर दिया गया है, जिसमें हर एक चीज़ें सटीक तरीके से समझ में आती हैं। तो ये जो पीडीएफ्स हैं दोस्तों इस तरीके से मिल जाएंगे, जिसका प्रिंट आउट निकलवाओ तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, डिजिटली रीड करना चाहो तो वो भी आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप लोग प्रेस कर सकते हैं उसको, एक छोटा सा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और लाइक तो बिल्कुल फ्री है ना, लाइक सब्सक्राइब में कोई यहाँ पर पेमेंट थोड़ी जा रहा है। तो मेक श्योर करें यहाँ पर इस तरीके से आप वीडियोस को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और बेहतरीन वीडियोस यहाँ पर क्रिएट करने में इन सब चीज़ों की बड़ी मदद होती है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, ये भी पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है। ये बात करता है इंडिया टू होस्ट चेस वर्ल्ड कप, वेन्यू टू बी डिसाइडेड। मैटर क्या है सुनिए। स्पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, खासकर ऐसे क्वेश्चन तो कई बार पूछ लेता है। दुनिया भर में जो चेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चेस ओलंपियाड का नाम सुना होगा, फिर उसके बाद में वर्ल्ड चेस कप सुना होगा। तो चेस का जो ये पूरा वर्ल्ड कप होने वाला है, ये इस बार 2025 में भारत में होगा। यही ठंडियों के समय पर नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है। लेकिन इस पूरे चेस को कंडक्ट करवानी जो बॉडी है वो इंटरनेशनल बॉडी है, जिसका नाम है FIDE। FIDE, अभी हम लोग समझेंगे क्या है ये FIDE।
तो जो वर्ल्ड कप है ये इस बार हो रहा है, इस बार कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है, ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 का ये ऑल इंडिया चेस वर्ल्ड कप, सॉरी, ये पूरा चेस जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया होस्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है कि ये भारत में लोकेशन कहाँ पर होगी या कहाँ पर हम लोग ये वर्ल्ड कप करवाने वाले हैं। तो वो अभी आना बाकी है, उसका जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन बस खाली अपडेट कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये रही वो माइन्यूट सी माइक्रो डिटेल जो मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड कप है ये 30th ऑफ अक्टूबर से लेकर 27th ऑफ नवंबर तक चलने वाला है। 206 प्लेयर्स यहाँ पर कंपटीशन में उतरने वाले हैं जो एक दूसरे से compete करेंगे। दुनिया भर के जो इंटरनेशनल चैंपियंस हैं, चेस चैंपियंस हैं, वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, याद रखना जो इस पर्टिकुलर गेम को प्ले करेंगे, ये जो वर्ल्ड कप है इसमें इंडिया को लेकर एक बड़ा रोल होने वाला है। और याद रखने वाली बात एक और है, ये जो वर्ल्ड कप है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, या दुनिया भर के चेस के जितने भी चेस ओलंपियाड हैं, चेस टूर्नामेंट्स हैं या वर्ल्ड कप है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऑर्गेनाइज करने वाली एक बॉडी है जिसका नाम है फीडे, FIDE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पता है इस आर्टिकल से कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो प्रीलिम्स में आप लोगों से एक दो क्वेश्चन ज़रूर से बन सकते हैं। और वो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? या तो 2025 का ये वर्ल्ड कप चेस होस्ट कौन कर रहा है, ये अभी जब चेस वर्ल्ड कप हो जाएगा, विनर वगैरह सब डिक्लेयर हो जाएंगे तो विनर के आधार पे प्रश्न बन सकता है। तीसरा यहाँ पर दोस्तों फीडे के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, फीडे के बारे में पढ़ के जाइएगा। यह है फेडरेशन इंटरनेशनल डी एस। ये दुनिया की गवर्निंग बॉडी है जो स्पेशली चेस को गवर्न करती है, याद रखिएगा। शतरंज को गवर्न करने वाली बॉडी है। और ये क्या करती है? इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी चेस के कॉम्पिटिशन्स हैं वो रेगुलेट करने की पावर इसी फीडे के पास में है। ये बॉडी दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाती है, चाहे वो दुनिया का चेस चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, उसको भी ऑर्गेनाइज करवाने का काम हो, या और भी रेलिवेंट टूर्नामेंट्स हो, वो सारे के सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, या जिसको हम लोग फीडे भी कहते हैं। ये किस प्रकार की बॉडी है? नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, याद रखिएगा। स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशन है। 1924 फ्रांस के अंदर पेरिस में इस बॉडी को बनाया गया था। इसका मेन हेडक्वार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मेन हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है लॉजेन, वहाँ पर यह देखने को मिलेगा। और इस फीडे का मेन मोटो है वो है जेंस उनास सुमस। इसका मतलब है वी आर वन फैमिली, कि हम एक परिवार हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ओलंपिक्स कमेटी होती है दोस्तों, उसमें भी इस बॉडी को एक रिकग्निशन मिल चुका है। मेंबर्स की बात करेंगे तो 199 कंट्रीज़ यहाँ पर इसका हिस्सा है, यानी फीडे का मेंबर है। और फीडे करता क्या क्या है, कौन कौन से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है, चाहे वो दुनिया का चेस चैंपियनशिप हो, चाहे चेस ओलंपियाड हो, चाहे फीडे वर्ल्ड कप हो। चेस ओलंपियाड को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। चाहे वो फीडे वर्ल्ड कप हो, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हो, जो अभी यहाँ पर ये वर्ल्ड कप इंडिया में भी होने वाला है, ये मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने का काम इसी फीडे का है, जो एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। फीडे का जो रोल है इंडिया में वो क्या है? देखो, इंडिया आज के समय पर एक उभरता हुआ चेस पावर है। इंडिया से बहुत दिग्गज नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने यंग एज में चेस में एक बड़े लेवल पर मचा रखा है। ठीक है, शुरुआत में देखोगे विश्वनाथ आनंद, लेजेंड है वो चेस के अंदर में। अभी यहाँ पर प्रज्ञनंदा देखने को मिलेंगे, गुकेश देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इंडिया का जो नाम है ना चेस में, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पर, वो बहुत ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। ठीक है, तो फीडे ने इस बार 2025 का चेस वर्ल्ड कप के लिए इंडिया को सेलेक्ट किया है कि इंडिया इस बार होस्ट करेगा। लेट्स सी किस प्रकार से यहाँ पर इसको होस्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि भारत में कोई चेस की बॉडी नहीं है क्या? है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ये इंडिया का हिस्सा है। तो अभी फीडे और AICF ये कोलैबोरेट करके ही इस प्रकार से चेस के वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने की बात कर रहे हैं इन दिस ईयर 2025। क्लियर? आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। नाउ दिस इज पेज नंबर 8 और ये भी बहुत काम का है। GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है। ये बात करता है व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एडिटोरियल भी है, याद रखना। ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर प्रेजेंट है। भारत में जो वोट देने का अधिकार है, जो ये राइट दिया गया है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, ये किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, ये आपका स्टैचुअरी राइट है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन यह है कि किस प्रकार का अधिकार है? क्या आपका मौलिक अधिकार है, क्या ये संवैधानिक अधिकार है, या फिर एक प्रकार का स्टैचुअरी राइट है जो केवल एक एक्ट के माध्यम से मिला है, जिसकी ताकत केवल सरकार के पास में है? तो आज के समय पर क्वेश्चन यही है। और पुराने दोस्तों यहाँ पर केसेस को कोट करा गया है, चाहे वो ज्योति बासु केस हो, ठीक है, या फिर कुलदीप नायर केस हो, राजाबाला केस हो, बहुत सारे केस यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं आपको सभी केस के बारे में बताने वाला हूँ। ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत काम का है।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो राइट टू वोट है, जो वोट देने का अधिकार है लोगों का, वो केवल और केवल एक स्टैचुअरी राइट है। और स्टैचुअरी राइट होने के नाते, स्टैचुअरी आपको पता है एक बॉडी भी होती है, दो तीन प्रकार की बॉडी होती हैं। एक बॉडी होती है स्टैचुअरी बॉडी, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसके बारे में संविधान में मेंशन किया गया है। स्टैचुअरी वो बॉडी होती है जो केवल और केवल एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है, कि एक लॉ आया था, उस कानून के माध्यम से इस बॉडी को बनाया गया। वैसे ही दोस्तों ये जो अधिकार है ना, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल केसेस के अंदर में इस अधिकार को बोला गया है ये केवल और केवल लोगों का स्टैचुअरी राइट है। स्टैचुअरी राइट मतलब क्या होता है? एक ऐसा अधिकार जिसको लेकर जो सारी पावर्स है वो गवर्नमेंट के पास में है या पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट में सरकार अपने हिसाब से राइट टू वोट को लेकर जो भी करना हो वो एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी मामला यही उठ रहा है और एक नए केस के अंदर में जो जस्टिस अजय रस्तोगी हैं, ठीक है, इन्होंने अनूप बरनवाल केस में ये नोट किया और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, जो राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार जो है, ये हमारे नागरिकों की चॉइस है, सिटीजन की चॉइस है। और सिटीजन की चॉइस है वोट देने का अधिकार, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पर ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे केसेस में इसको स्टैचुअरी राइट क्यों बोला गया है? यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि जो भी राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, इसको स्टैचुअरी राइट का टैग ना दिया जाए। इसको या तो संवैधानिक अधिकार बोला जाए या फिर फंडामेंटल राइट बोला जाए, यानी मौलिक अधिकार बोला जाए। क्योंकि जब इसको हम संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार बोलेंगे तो यहाँ पर कोर्ट का जो रोल है वो बढ़ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर एक्सपैंड हो जाएगा। कोर्ट बीच में आएगा जब जब यहाँ पर वोटिंग की बात होगी। अभी यहाँ पर कोर्ट बीच में नहीं आता जब राइट टू वोट की बात होती है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल वो स्टैचुअरी राइट है और स्टैचुअरी राइट की पावर्स पार्लियामेंट के पास में है। कोर्ट का यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड इंटरवेंशन है। तो ये चाहते हैं कि भाई स्टैचुअरी राइट से इसको हटा दिया जाए, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको घोषित कर दो या फंडामेंटल राइट घोषित कर दो। अब मामला क्या है ये तो मैंने बस खाली ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको चाहता हूँ विस्तार से पढ़ाना, क्योंकि मैंने भी नोट्स बनाए हैं, इसके सारे इस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में किस चीज़ की बात हो रही है ना, या वोटिंग की पावर क्या होती है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है। आइए समझते हैं क्या है मैटर एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आर्टिकल बात करता है लीगल स्टेटस के बारे में। क्या है मैटर? ये कहते हैं कि बताओ राइट टू वोट का लीगल स्टेटस क्या है भारत में उसको कानूनी तौर पे कहाँ पे जगह मिली है। तो करंट समय पर अगर देखोगे, जो आज का समय है, वो ये कहा जाता है कि इंडिया में राइट टू वोट करने का अधिकार केवल और केवल एक स्टैचुअरी राइट है, ना ही वो फंडामेंटल राइट है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसको पार्लियामेंट कह सकते हैं रेगुलेट करता है, और पार्लियामेंट जो है अपने लॉज के थ्रू उसको गवर्न कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट किसी ना किसी कानून के माध्यम से ही तो ये अधिकार देता होगा। वो कौन सा कानून है सर? वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ये 1950 और 1951 का एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, याद रखिएगा। इलेक्शंस को लेकर बात करता है। इसी एक्ट के तहत वोट करने का अधिकार एक स्टैचुअरी अधिकार माना जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि बताओ वोटिंग राइट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? आप कहोगे हाँ, क्योंकि संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, वोटिंग करने की पावर दी गई है, आर्टिकल 326 ये कहता है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नहीं, वो स्टैचुअरी राइट है। इसलिए डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, याद रखिएगा। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों ये जो वोटिंग है, वोट देने का अधिकार, इसको स्टैचुअरी राइट क्यों बोला गया है? रीजन क्या है? पहली चीज सुनो, क्योंकि संविधान के अंदर, क्योंकि आप भी यही सोचोगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 क्या कहता है, फिर ये बताओ। क्योंकि आर्टिकल 326 जो है संविधान का, वो मेंशन करता है यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी को, है ना। और इसी के तहत 61st अमेंडमेंट करने के बाद में, जो एक समय पर आपको पता होगा भारत में 21 साल थी कम से कम उम्र वोट देने की, इसको कम कर दिया गया था 61st अमेंडमेंट के माध्यम से, और इस 21 साल को कम करके 18 किया गया था। तो आज कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, तभी आप वोट दे पाते हैं। वोट देने की मिनिमम एज 18 है। इवन 18 प्लस हो जाओगे तो आप एडल्ट कहलाने लगोगे, है ना, याद रखिएगा। अब होता क्या है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, या यूनिवर्स एडल्ट सफरेजी भी इसको बोला जाता है। तो वो आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है संविधान में। लेकिन सर वो संविधान में है तो सही, वो ये नहीं कहता कि ये अधिकार है लोगों के पास में। वो जो यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो केवल और केवल लोगों को सशक्त बनाती है, लोगों को एम्पावर करती है कि जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा है वो वोट दे सकते हैं। समझ गए ना?
तो ये जो यहाँ पर पूरा आर्टिकल 326 है, ये कोई डायरेक्टली गारंटी नहीं देता है, कोई अधिकार नहीं देता है कि हाँ राइट टू वोट, वोट करना आपका फंडामेंटल राइट है, आपका एब्सोल्यूट राइट है। नहीं, ऐसा डायरेक्ट यहाँ पर कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। इसलिए इसको अभी तक स्टैचुअरी राइट घोषित किया जाता है, या स्टैचुअरी राइट अलग अलग लॉज में बोला जा चुका है। स्टैचुअरी राइट किस आधार पे? क्योंकि अब कोई कानून है नहीं, तो वोटिंग करने का जो पूरा मैटर है वो संभालता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के मामले डील होते हैं, और 1951 वाला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, इसके माध्यम से भारत के अंदर इलेक्शंस जो है उनको कंट्रोल या गवर्न किया जाता है। फिर इसी 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन नंबर 62 को ओपन करो। सेक्शन नंबर 62 यहाँ पर यह कहता है कि हर एक व्यक्ति जिसका नाम इलेक्शन वाली इस इलेक्टोरल लिस्ट में प्रेजेंट होता है, उसके पास अधिकार है वोट करने का। तो ये जो राइट टू वोट है ना, वो इस एक्ट से मिल रहा है, स्टैचुअरी राइट से मिल रहा है। ये राइट टू वोट क्लियरली आर्टिकल 326 में नहीं बोला गया है। दैट इज वाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये संवैधानिक प्रोविजन नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। अभी के लिए केवल और केवल ये एक स्टैचुअरी राइट है, याद रखिएगा, क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से जो पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है, उसी एक्ट से पावर मिलती है आपको वोट देने की। समझ गए? हालांकि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी है कि भाई यहाँ पर ऐसा थोड़ी हर कोई वोट दे देगा, है ना। भाई मान लो यहाँ पर कह सकते हैं कोई अनसाउंड माइंड का है ना, या फिर आप कह सकते हैं कोई और इशू है, जेल हुआ है, तो उस आधार पे यहाँ पर वो कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वोट, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये जो राइट है वो सीमित लोगों को दिया गया है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस भी मेंशन्ड है। क्लियर हो गया? चलिए, अब सर जुडिशरी क्या कहती है? इस आर्टिकल में बोला जा रहा है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बहुत हुआ है इस आर्टिकल में। भाई यार बहुत सारे केस डिनोट करे गए, कम से कम 6-7 केस के बारे में बताया गया। वो केस कौन कौन से हैं सुनिए। सवाल बन सकता है आपसे यहाँ पे भी, आपको लाइन से केस दे सकता है वो, एनपी पोनुस्वामी, ज्योति बासु, कुलदीप नायर, अनूप बरनवाल, ऐसे दे देगा कि ये केसेस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो याद रखना ये आपके राइट टू वोट से रिलेटेड है। तो जो ये एनपी पोनुस्वामी केस है, ये 1952 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि जो वोटिंग है, वोट देना जो है, ये एक स्टैचुअरी राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलता है। फिर ऐसे ही दोस्तों ज्योति बासु केस में भी बोल दिया गया कि राइट टू वोट स्टैचुअरी राइट है। कुलदीप नायर केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन होता है, वो भी ये कह देती है कि जो ये वोटिंग है वो केवल यहाँ पर स्टैचुअरी राइट है। अनूप बरनवाल केस में देखोगे, ये भी यहाँ पे भी बोल दिया गया कि जो वोटिंग है वो स्टैचुअरी राइट है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 2-3 केस ऐसे हैं जो इसके विरुद्ध में गए। फॉर एग्जाम्पल PUCL केस 2003 का, उस समय पर जस्टिस PV रेड्डी जो थे, जो जज थे, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। वो कहते हैं कि भैया वोटिंग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर आप कह सकते हैं राजबाला केस आया 2015 का, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है और वो कहता है कि राइट टू वोट जो है ये इसके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिन है। भाई भले यहाँ पर अधिकार एक एक्ट से दिया गया हो, लेकिन ये वोट देने का ओरिजिन कहाँ है? ये है तो संविधान में ही ना, तो इसलिए यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 2 केसेस हैं केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं, लेकिन मल्टीपल केसेस ऐसे हैं जो केवल स्टैचुअरी राइट इसको कहते हैं। तो आज भी भारत के अंदर में जो राइट टू वोट है, वोट देने के अधिकार को स्टैचुअरी राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। दैट्स इट, इतना तो याद रखना ही रखना है। ये एक छोटी सी लाइन के लिए हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन ये है, ये रही वो मेन खबर। तो जस्टिस अजय रस्तोगी यहाँ पर एक और आप कह सकते हैं एक केस आ रहा है, जहाँ पर जो हमारे जज हैं वो इस केस के अंदर में वो कहते हैं कि जो राइट टू वोट है ये एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस है। और एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस किसके अंदर में आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन यानी आपके पास में फंडामेंटल राइट है, खुलकर बोलने का अधिकार है। एंड दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। यानी आर्टिकल 19, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो आर्टिकल 19 में दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच ये पावर आपको मिली है ना। और बाकी फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात करेंगे तो वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। इवन जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट अलग अलग लॉज के माध्यम से भले ही शेप दिया गया हो, लेकिन राइट टू वोट का जो मेन ओरिजिन है वो है तो संविधान ही ना। तो आर्टिकल 326 मेन है, तो आर्टिकल 326 के तहत राइट टू वोट के बारे में मेंशन कर रखा है। तो मेन इसकी उत्पत्ति वहां से हुई है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, दूसरे एक्ट के माध्यम से इसको स्टैचुअरी राइट मत घोषित करिए। ये कहते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कह दो या फंडामेंटल राइट कह दो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं कहना चाहते हो तो इससे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास में भी पावर्स आ जाएंगी राइट टू वोट के मैटर्स को देखने के लिए। क्योंकि जो वोटिंग मैटर है, ये वोटिंग मैटर में हमारी जुडिशरी, गवर्नमेंट, सबका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इसमें एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आ जाएगा।
क्योंकि जुडिशरी इन्वॉल्व हो जाएगी, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप आ जाएगा, क्योंकि अभी इसमें जुडिशियल रिव्यू का स्कोप नहीं है, क्योंकि स्टैचुटरी राइट में जुडिशरी क्या करेगी? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता, फंडामेंटल राइट होता, ये कहीं वॉयलेट हो रहा होता, कोई सरकार वॉयलेट कर रही होती किसी डिसीजन के माध्यम से, तब जुडिशरी आएगी भाई। जुडिशरी का काम है हमारे राइट्स को बचाना। अभी तो यहाँ पर वो जो लॉ है वो खुद ऐसे उस चीज़ के दायरे में ही नहीं आता कि हाँ जुडिशरी बीच में आए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सर वोटिंग जो है ये हमारे डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है, एसेंशियल पार्ट है। तो इसके आधार पे राइट टू वोट को रिकग्नाइज कर दो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट या फिर फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो बढ़िया है। बहुत आसान शब्दों में समझाया है, पढ़ोगे आर्टिकल दिमाग इधर से उधर थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये है मेंस का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि इसी आर्टिकल के आधार पे आप अपना एक मेंस का क्वेश्चन लिखें, और इस क्वेश्चन का उत्तर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन बोलता क्या है। प्रश्न कहता है, क्रिटिकली एग्जामिन द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट इन इंडिया। डू यू थिंक इट शुड बी एलिवेटेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट? जस्टिफाई योर आंसर। वेरी वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चन, मतलब सीधा सीधा ये क्वेश्चन चेपा भी जा सकता है, एग्जाम में आपको मिल सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और आपने यहाँ पर लिखना है, ये बताना है, एग्जामिन करना है, डिटेल से मेंशन करना है कि जो राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार, इसका जो लीगल स्टेटस है भारत में वो क्या है, पहले तो ये समझाओ। फिर ये बताओ, क्या आपको लगता है या आपको मतलब आप भी चाहते हैं कि ये जो राइट टू वोट है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट की तरफ लेकर जाएं, इसको ये वाली पहचान दी जाए? क्या आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो अपने आंसर को जस्टिफाई करें, क्यों चाहते हैं। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये रहा हिंदी में भी, और चलो हिंदी में रीड कर देता हूँ। भारत में मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि इसे संवैधानिक या मौलिक अधिकार तक बढ़ाया जाना चाहिए? अपने जवाब का औचित्य सिद्ध कीजिए। 250 शब्दों में सिद्ध करना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं, और आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सर क्वेश्चन लिखे कैसे? तो अभी मतलब इसके बारे में पूरा पैटर्न ऊपर मैंने शेयर कर दिया, उस पूरे पैटर्न को देखो, उसमें से छोटी छोटी डिटेल्स निकाल कर लिखो। बाकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको बता चुका हूँ, वोटिंग वगैरह क्या है, इसका यूनिवर्सल एस्पेक्ट क्या है, वोटिंग कितनी ज़रूरी होती है भारत के अंदर में, यह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कब से अडॉप्ट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, भारत में जब जनवरी 26, 1950 जो डे 1 था रिपब्लिक का, तो इसी आधार पे इंडिया ने यहाँ पर पूरी तरह से इसको अडॉप्ट कर लिया, तभी से ये जो वोटिंग देने की पावर है वो हमको मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी न्यूजीलैंड ने यहाँ पर, न्यूजीलैंड पहला कंट्री बनता है जिसने वोटिंग राइट्स महिलाओं को दिए थे 1893 में। ठीक है, तो वो ये कुछ बेसिक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज ये पढ़ ही चुके हैं लीगल स्टेटस क्या है ना, ये वो राइट टू अधिकार, राइट टू वोट जो है किस प्रकार का अधिकार है, ये समझ ही चुके हैं। चलें आगे आते हैं ना। अब आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर आपको ये वाला एडिटोरियल मिल जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल। ये क्या बात करता है? ये बात करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। स्पेशली दोस्तों यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक कॉन्सेप्ट बात चर्चाओं में, जीसीसी। ठीक है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नहीं है, यहाँ पर जो जीसीसी है ये एग्जैक्टली है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स क्या होते हैं, भारत के लिए कैसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो राइटर ने डिस्कस किया है। राइटर का नाम है किशोर जयरामन। तो दोस्तों यहाँ पर नाम वगैरह ना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्कशन करते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात हो रही है, एफटीए को लेकर। अब वो क्या बात हो रही है, आइए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ विद प्रॉपर नोट्स। तो ये रहा आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल, एडिटोरियल। इस एडिटोरियल से काम की डिटेल्स निकाल दी गई हैं जो आपके सामने प्रेजेंट है, तो आपके नोट्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इंडिया और यूके दोनों फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है, जैसे देखो यहाँ पे नाम क्या क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक ऐसा समझौता जो व्यापार को तो लेकर है, लेकिन व्यापार में क्या करने के लिए, व्यापार को फ्री करने के लिए। क्या व्यापार फ्री हो जाएगा? नहीं। कहने का मतलब यह है, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिया यूके के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इंडिया बहुत सारा सामान यूके को एक्सपोर्ट करता है, यूके से बहुत सारा सामान इंपोर्ट भी करता है, तो इनका लेना देना चलता रहता है।
तो जब लेना देना चलता है तो ये एक दूसरे के ऊपर में, जब सामान इंपोर्ट होता है एक दूसरे के देश में, तो टैक्सेस को इम्पोज करते हैं, टैरिफ लगाते हैं। तो टैक्स लगने की वजह से वो सामान महंगा हो जाता है, कम बिकता है। तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब कर लेंगे यूके के साथ में, तो ये दोनों कंट्रीज मिलकर क्या करेंगी, जो भी एक दूसरे के सामान पर टैरिफ, कोटा या इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही हैं वो नहीं लगाएंगी, उसको कम कर देंगी या एलिमिनेट कर देंगी। अब कम कर देंगी तो सामान एक दूसरे के देश में इनका सामान सस्ता हो जाएगा, ज़्यादा व्यापार होगा, लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो व्यापार ज़्यादा एक्सपैंड होगा, ज़्यादा नंबर्स में हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। तो व्यापार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। तो अभी यूके के साथ में हम फाइनल स्टेजेस में हैं, आखिरी स्तर पे चल रहे हैं बातचीत करने में, अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन डिस्कशन तो बहुत पहले से चल रहा है यूके के साथ में। अब राइटर कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, आप कहोगे क्या सर ये केवल सामान को लेकर, गुड्स को लेकर ही एग्रीमेंट होता है? नहीं, ये गुड्स के व्यापार के साथ साथ सर्विसेज को लेकर भी ट्रेड होता है, टेक्नोलॉजी को लेकर होता है, जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, भारत के टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनको लेकर भी ट्रेड होता है, यानी उनकी मोबिलिटी के आधार पे भी ये ट्रेड होता है। कहने का मतलब है वो जो स्किलफुल पर्सनस हैं, यूके वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं। बाहर आप देखोगे जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, यूएसए की कंपनी है, उसके अलावा यूके की कंपनी है, ये कंपनीज़ ने अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस इंडिया में ओपन कर रखी हैं। दिल्ली में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में ये ब्रांचेस ओपन हैं। और इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यानी कि पीछे के रास्ते से यहाँ पर वो इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूएसए में उनकी कंपनी काम कर रही है तो यूएसए के वर्कर्स ज़्यादा पैसा मांगते हैं। वो कंपनी सोचती है कि पीछे के ज़रिए, पीछे के रास्ते से एक छोटा सा अपना जो आउटलेट है, छोटा सा डिपार्टमेंट है, वो खोल देते हैं इंडिया में। इंडिया में वर्कर्स भी बहुत सारे हैं, वर्कर्स मिल जाएंगे स्किलफुल, और दूसरी तरफ उनको सैलरी भी उतनी नहीं देनी पड़ेगी जितनी यूएसए के वर्कर्स को देनी पड़ रही थी या यूके के वर्कर्स को देनी पड़ रही थी। वो कह रहे थे कम सैलरी देंगे, काम भी बढ़िया हो जाएगा, तो अपने ऑफिस ओपन कर देते हैं। ऐसे जो सेंटर्स ओपन करे जाते हैं जगह जगह दूसरे देशों में, उसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये कौन सी कंपनियां ओपन करती हैं? एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने सेंटर्स को ओपन करती हैं। तो राइटर कहते हैं कि सर जो यूके के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, उसमें ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नौकरियां प्रोवाइड करवा सके, इंडिया की बहुत सारी सेंटर्स वहाँ ओपन हो सके और वहाँ के बहुत सारे सेंटर्स यहाँ भारत में ओपन हो सकें। तो यूके के साथ में ये डील करना ज़रूरी है। अब सुनिए इनका मेन क्रक्स क्या है, यानी ये आर्टिकल में मेन पॉइंट्स क्या उठाते हैं राइटर। तो ये कहते हैं कि जो जीसीसी हैं, यानी कि वही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वही सेंटर जो कंपनी दूसरे देशों में ओपन करती हैं ताकि इस कम दाम में अच्छा काम हो सके। तो ये सेंटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सर्विसेज, स्किल, टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पर ट्रेड होता है। और अगर एक अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ में हो जाए तो इससे हम नॉलेज बेस्ड कॉरिडोर बना सकते हैं इंडिया यूके के बीच में। इससे क्या होगा, आपस में टैलेंट भी एक्सचेंज होगा, इनोवेशंस बहुत सारे होंगे, डिजिटल इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पर बड़े लेवल पर बढ़ावा दे पाएंगे। तो हमें जब भी ये हम डील करेंगे यूके के साथ में, उसमें हमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं समझ चुके हैं आप, जो पीछे के ज़रिए बैक एंड में जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने दूसरे सेंटर्स अलग अलग देशों में ओपन कर देती हैं। जैसे कोई कंपनी है यहाँ पर एबीसी करके, उसने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट इंडिया में ओपन कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी कहीं और ओपन कर दिया, डेटा एनालिटिक्स, फिनेंस, टैक्सेशन, लीगल सर्विस, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज के सेंटर्स ये जगह जगह पर खोल देते हैं। इससे पैसा भी बचता है, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि बाहर के वर्कर्स, फॉर एग्जांपल इंडिया के वर्कर्स कम चार्ज करते हैं, तो इंडिया के वर्कर्स को हायर करके उनसे बढ़िया काम करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब इंडिया की बात करेंगे तो जीसीसी के मामले में इंडिया भी कोई पीछे नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ा लीडर है। क्योंकि दोस्तों भारत के भी ऐसे बहुत सारे कैपेबिलिटी सेंटर्स दुनिया में ओपन हैं, और इंडिया में दुनिया के बहुत सारे सेंटर्स आप देख पाओगे जो इंडिया में ओपन है। ठीक है, इंडिया लगभग कह सकते हैं 1500 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को होस्ट करता है, और इस 1500 में लगभग 1.9 मिलियन से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये सेंटर्स दुनिया भर के अंदर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ज़रूरी हैं। और आज जो यूके की कंपनियां हैं, ब्रिटिश फर्म्स जो हैं, वो इंडिया को देखती हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर। क्यों? क्योंकि कम पैसों में अच्छे वर्कर्स प्रेजेंट हैं जो बेसिकली इन कंपनीज को बड़े लेवल पर फ़ायदा प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसी के आधार पे यूके और इंडिया दोनों की सहमति हो सकती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। लेकिन हम अगर स्पेशल फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के ग्रोथ पर कर लें तो काम और बेहतरीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार को, इन इकोनॉमीज़ को और बूस्ट करेगा।
क्योंकि मान लो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमें रेगुलेशन ईजी करने हैं, रूल सिंपल होने चाहिए यूके के लिए, ताकि यूके की जो कंपनीज है वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट कर सके। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि भाई यूके आपकी जो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनीज ये भारत में ओपन करवाओ, यानी कि इनकी जो जीसीसी हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ये ओपन करवाने के लिए इनके लिए नियम बहुत आसान कर दो। आज यहाँ पर हर कोई कंपनी नहीं ओपन कर सकती, जिसके पास में रिसोर्सेज है यूके में वो ओपन कर लेता है, जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है वो रेगुलेशन में फंस जाता है। तो उनके लिए प्रोसेस को आसान किया जाए, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड करवाया जाए, स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पर दोनों देशों में मूव कर सकें इजीली, ये स्मूथ मोबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये करना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी स्ट्रॉन्ग कॉपी राइट्स का कह सकते हैं कि एक प्रॉमिस देना होगा यूके को कि भाई आपका जो ये डेटा है या ये जो आपके राइट्स हैं वो नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, या हम इस तरीके से टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि आप अपने देश में उस कंपनी पे टैक्स लगा रहे हैं तो उस कंपनी पर फिर हम भी टैक्स लगाएंगे, तो इससे डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो डबल टैक्स वगैरह का सिस्टम भी रिजॉल्व किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंडिया की वहाँ जाएँ, वहाँ की यहाँ कंपनीज आएँ, तो बेसिकली इन पे ज़्यादा फोकस किया जा सके। स्पेशली यहाँ की कंपनी क्या जाएगी, वहाँ की कंपनी ज़्यादा इंडिया में आ सके, ये हमारा अल्टीमेट पर्पज़ होगा। हमारे वर्कर्स वहाँ पर जा सकें, ये हमारा पर्पज़ है कि स्किल्डफुल वर्कर्स को यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कमाएंगे, पैसा भेजेंगे इंडिया में, वो भी हमारे रेवेन्यू एज अ रेमिटेंस की तरह काउंट होगा। समझ रहे हैं? तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, दोनों को ही बेनिफिट्स होंगे। भारत को क्या फ़ायदा होगा, यूके का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, यूके की कंपनियां भारत में आ रही होंगी, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, स्किल इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, और जो ये जितने भी कैपेबिलिटी सेंटर्स होंगे इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स को नौकरियां मिलेंगी। यूनाइटेड किंगडम को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी के साथ में आप कह सकते हैं कनेक्ट कर पाएंगे, यानी भारत के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, इंडिया के साथ में सर्विस डिलीवरी में भी यहाँ पर ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े पेमेंट सिस्टम्स भारत में प्रेजेंट हैं। तो सरकार का इनिशिएटिव क्या है, हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अभी तक हमारे देश में कोई भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर नीति है ही नहीं, कोई पॉलिसी है ही नहीं अभी तक। हालांकि यहाँ पर जो बजट 2025 है उसने एक प्लान जरूर दर्शाया था कि यहाँ पर हम लोग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई पॉलिसी एग्जैक्टली है नहीं। तो हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया भर से इस प्रकार के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को अट्रैक्ट करें, बाहर से बुलाएं, ये सेंटर भारत में आए, भारत में नौकरियां दें, है ना। तो इससे क्या होगा, हमें हमें पहले इनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, इन कंपनीज़ को इंसेंटिव देने होंगे, इन कंपनीज़ को भारत का एक अच्छा टैलेंट देना होगा, ताकि यहाँ पर इंडिया के वर्कर्स बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकें इन कंपनीज़ के अंदर, इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में। ठीक है, अब देखते हैं ये डिस्कशन यूके के साथ में किस तरीके से सक्सेसफुल होता है। बस खाली यूके से कहना यही है कि भैया अपने जीसीसीज को इंडिया में लाओ, इंडिया में यहाँ पर लाके वर्क करेंगे। जीसीसी क्या होते हैं प्लीज़ इसको याद रखिएगा। भारत में अगर आप देखोगे तो इंडिया में आज के समय पर 1500 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, जो मैंने आपको बता दिया। इंडिया इतने सेंटर्स को होस्ट करता है। दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में अपने पीछे के सेंटर्स बनाकर आ चुकी हैं, और उन सेंटर्स में आज 1.9 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में, ऐसे सेक्टर में यहाँ पर इंडिया ग्लोबल लीडर के तौर पर दिखाई देता है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी के मामले में बाहर की कंपनीज कौन कौन सी हैं भारत के अंदर में जिनके सेंटर्स बने हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, एप्पल, इंटेल, इन सब के सेंटर्स इंडिया में हैं। इंडियन वर्कर्स को बड़े लेवल पर नौकरी मिली है। फाइनेंशियल सर्विस में जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक, वेल फार्गो, ये सब देखने को मिलेंगे। कंसल्टिंग में डेलॉइट है, ईवाई है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी। आप दूसरी कंपनीज में देखोगे शेल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूनिलीवर, पेप्सिको, ये सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जो बेसिकली अपने कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में ओपन कर चुकी हैं, इंडिया के वर्कर्स को यहाँ पर सपोर्ट करती हैं, इंडिया के स्किल्ड टैलेंट को एक अच्छा पैसा भी मिलता है अपने हिसाब से, और उसके अलावा मतलब कह सकते हैं कि नौकरी भी मिलती है, अच्छा काम भी मिलता है, समझ गए, और उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज भी मिलती हैं। अब इसी को लेकर गवर्नमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रही है। तो यूके के साथ में जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो हमारा मेन पर्पज़ है इस जीसीसी, यानी कि ऐसे यूके की बहुत सारी कंपनीज हैं जो भारत में अपने ये कैपेबिलिटी सेंटर्स ओपन करना चाहती हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको भारत में आने दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल सीधा दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में बिजनेस पेज पर है। ये बात करता है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने पीएम इंटर्नशिप यानी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था। तो अभी एक्चुअली में क्या हुआ है, भारत सरकार ने अब की बार जो यहाँ पर ये बजट था, लास्ट ईयर का बजट था 2024-25 का, इस बजट में अनाउंस किया था कि भारत के अंदर में जो टॉप 500 कंपनीज हैं, ये टॉप 500 कंपनी क्या करेंगी, 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देंगी आने वाले 5 सालों में।
तो अभी 1 साल हो चुका है। तो इन 1 साल में बहुत सारे यूथ को 50-60 हज़ार लोगों को ये इंटर्नशिप मिल चुकी है। हमारा मेन पर्पज़ है 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देना। इंटर्नशिप क्या है कि भई 1 साल के लिए जाएँगे, उस कंपनी में सीखेंगे काम कैसे होता है, कंपनी का नॉलेज आएगा, स्किल्स वगैरह उनको मिलेगी और उसके लिए पेमेंट भी मिलेगा। जैसे महीने का 4,500 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जब वो काम सीख रहे होंगे, वो नौजवान लोग काम सीख रहे होंगे। तो जो पहला राउंड है दोस्तों पीएम इंटर्नशिप का वो कंप्लीट हो चुका है। पहले राउंड में जो कंपनीज़ हैं इन्होंने 1.27 लाख से ज़्यादा जो इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो इस वेबसाइट पर मेंशन की। यानी आपको अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई करना चाहते हैं तो भई वो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है, वहाँ पोर्टल है, वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। ठीक है? वेबसाइट पर ही ये कंपनीज़ इंटर्नशिप भी दे रही हैं कि हाँ भाई आप आ सकते हैं, आपको अप्लाई करना है। अब क्या है 6.21 लाख लोगों ने अप्लाई किया इसके लिए, एप्लीकेशंस रिसीव करी गई हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए 1.81 लाख कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव हुए हैं, जिसमें से बोला जा रहा है कि अभी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने 82,000 इंटर्नशिप ऑफ़र्स दे दिए हैं और ये जो इंटर्नशिप ऑफ़र्स हैं इनमें से कुछ हज़ार 60,000 के आसपास कैंडिडेट्स अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं और 28,000 कैंडिडेट्स ने ये इंटर्नशिप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और जिसमें से 8,500 के आसपास कैंडिडेट्स इंटर्नशिप को ज्वाइन कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने के लिए। इंटर्नशिप आप समझ रहे हैं 1 साल के लिए है। 1 साल के लिए यहाँ पर कंपनीज़ के अंदर में जाएँगे, वो जो स्किल्स वगैरह है वो गेन करेंगे, काम सीखेंगे ताकि आगे भविष्य में इनको नौकरी आसानी से मिल सके। जब ये कहीं पर जाएँ तो ऐसा ना हो कि भई फ्रेशर हो आप, आपको नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसा ना हो। ये बता सकें कि भई हमने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के तहत इस कंपनी में 1 साल के लिए इंटर्नशिप की है। और ये इंटर्नशिप कोई फालतू में वेस्ट नहीं होने वाली है, जितने भी लोग यहाँ पर इंटर्नशिप करेंगे कंपनीज़ में, उन सबको मंथली बेसिस पर पेमेंट मिलेगा। ठीक है? मंथली बेसिस पर ये पेमेंट मिलने वाला है, याद रखिएगा। अब कैसे मिलेगा, आइए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है? सरकार के थ्रू लॉन्च किया गया एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है भारत के नौजवान लोगों को ये रोज़गार मिल सके, जो हमने समझा और वो एक्चुअली में जो कंपनीज़ का सिस्टम है वो समझ सकें, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है? तो इंडिया में जब ये स्किल्स मिलेंगी, ये कह सकते हैं कि जब उनको ये जानकारी हो जाएगी तो वो डायरेक्टली दूसरे कंपनीज़ में भी बाद में अप्लाई कर सकते हैं या उसी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वो आगे बढ़ पाएँगे। एक नौकरी मिल पाएगी, उनका एजुकेशन वेस्ट नहीं जा रहा होगा, ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है, याद रखिए। आप लोगों से मेंस में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, वही मैंने आपको बताया कि लाइफ की प्रैक्टिकल स्किल्स, एक स्पेशली एक्सपीरियंस कैसा होता है कंपनीज़ में, वो एक्सपीरियंस इनको देना। उसके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, 10 मिलियन के आसपास जो यूथ हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना आने वाले लगभग 5 सालों के अंदर में। लोग में जो स्किल्स की कमी है वो स्किल्स देना, उनकी ग्रोथ पे काम करना, ये मेन पर्पज़ है। लेकिन फिर आप लोगों से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों से कि बताओ ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है या इसकी इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? कौन इसको लागू करेगा या कौन इसको चला रहा है, किसके अंडर में काम कर रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में दोस्तों ये जो स्कीम है वर्क कर रही है, याद रखिएगा। ठीक है? ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही ये सारा का सारा काम हो रहा है, वेबसाइट के माध्यम से ही एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं और ये इंटर्नशिप के ऑफर्स मिल रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या-क्या है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? तो वो सभी कैंडिडेट जिनकी उम्र 21 से 24 साल है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? बिल्कुल, कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए वो व्यक्ति। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, देखो कहीं हमें अगर रोज़गार मिला हुआ है, कहीं पर काम कर रहे हैं, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं कहीं पर तो अप्लाई नहीं कर सकते। पार्ट टाइम कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? एक्सक्लूजन की बात करेंगे, ऐसा ना हो कि सरकारी कर्मचारी भी फिर इसमें शामिल हो जाएँ, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के जो फैमिली मेंबर हैं वो इसमें शामिल हो जाएँ। सरकारी कर्मचारी के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए। हाई क्वालिफाइड इंडिविजुअल जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर से यहाँ पर पढ़े हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? या जिन परिवार की इनकम लिमिट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 8 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम है परिवार का, तो उसके सदस्य भी एलिजिबल नहीं हैं। उनको पीएम इंटर्नशिप के अंदर में फ़ायदे नहीं मिलेंगे। लेकिन जितने भी यहाँ पर लोगों को पीएम इंटर्नशिप के तहत ये इंटर्नशिप मिल रही है, वो कंपनीज़ में जाएँगे काम करने के लिए, उनको यहाँ पर ये पैसा मिलेगा। मंथली बेसिस पर जो मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 4,500 रुपये का होगा। ठीक है? और ये 4,500 रुपये सीधा केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी सीधा अकाउंट में आपके डालेगी। बाकी एडिशनल सीएसआर स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी 4,500 में 500 और मिला दो तो टोटल 5,000 हो गया। सीएसआर मतलब जो कंपनी का
है ना, जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीएसआर फंड्स इकट्ठी करते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट में से निकाल के कुछ फंड्स इकट्ठा करती हैं, उसमें से भी 500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, वो कंपनी के थ्रू दिया जाएगा। तो 5000 रुपीज़ मंथली बेसिस पर ये मिलने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, और जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे तो वन टाइम जो स्टार्टिंग में जब पहली पहली बार ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग में जो पैसा मिलेगा वो 6000 मिलेगा, यानी 5000 से ज़्यादा 1000 रुपये ज़्यादा मिलने वाला है, 6000 मिलने वाला है, ये वन टाइम है जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। फिर बाद में नेक्स्ट मंथ से 4500 और 500 कंपनी, यानी टोटल 5000 रुपये फिर मंथली मिलना लगेगा 1 साल के लिए, जब तक आपने इंटर्नशिप को अप्लाई किया है। इसमें इंश्योरेंस के फ़ायदे भी गवर्नमेंट दे रही है। इंश्योरेंस के फ़ायदे जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इनके तहत भी आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो ताकि यहाँ पर जो इंटर्नशिप है वो एक इंसान सही से कर सके, थोड़ा ध्यान लगा के कि हाँ कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ पेमेंट मिल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। इसके बाद में मैं कहीं पर अप्लाई करूँगा और अपने इस एक्सपीरियंस को मेंशन करूँगा, जिसके आधार में मुझे नौकरी मिलेगी। तो जहाँ मेरे पास में कुछ नहीं था वहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल सकती है मुझे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, याद रखिएगा, जिस आधार पे पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लाया गया। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है, फटाफट पढ़ लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करना। यहाँ पर यह आर्टिकल बात करता है निसार सैटेलाइट के बारे में। निसार पहला जॉइंट सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा नासा और इसरो का। ठीक है, तो जो नासा है यानी यूएस की स्पेस एजेंसी विच इज़ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो जो है यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सर दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम है निसार। कहोगे सर ये तो बहुत पहले से बना रहे हैं। हाँ बनाई है, अब फाइनली लॉन्च करने वाले हैं इसी साल। तो अब तारीख आ रही है सर, आज तारीख हो चुकी है कितनी, 22 जुलाई। आज से 8 दिन बाद लगभग 30 जुलाई को दोस्तों ये निसार सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला है। ये निसार सैटेलाइट क्वेश्चन बन सकता है किसने बनाया है, तो नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। ये 30 जुलाई को लॉन्च करेंगे GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको हम SAR कहते हैं। ये करेगा क्या, या ये सैटेलाइट किस प्रकार की सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट होने वाली है दोस्तों जो अर्थ ऑब्जर्व करेगी, यानी कि हमारे पृथ्वी की हाई क्वालिटी के इमेजेस को क्लिक करके हमें वापस से भेजेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ होने वाला है और इसमें मैंने आपको बताया सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट होने वाली है, जिसका ये सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसी को हम लॉन्च करने वाले हैं अपने ऑर्बिट में, अंतरिक्ष में। इसरो ने बताया है कि जो ये निसार सैटेलाइट है इसका जो टोटल वजन है होगा लगभग 2392 यानी कि 392 kg के आसपास होगा। एक यूनिक ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। किस प्रकार की सैटेलाइट है, जो हमारे पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगी। पहली ऐसा सैटेलाइट होगी जिसमें इस प्रकार के रडार हमने लगा रखे होंगे। नासा ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसरो ने अपना योगदान दिया है। इसके आधार पर हमने एक बहुत शानदार सैटेलाइट को तैयार किया है जो हमारे पृथ्वी की हाई क्वालिटी इमेजेस तो खींचेगा, लेकिन चाहे वो कैसा भी मौसम हो, बरसात हो या फिर बादल बहुत ज़्यादा हो ना हो, कैसा भी वेदर हो, तो उस दौरान ये बहुत अच्छे से सारे चेंजेस को हमें ऑब्जर्व करके प्रोवाइड करवा सकेगा। हमारे पृथ्वी के सरफेस में कोई छोटा सा चेंज भी आ रहा होगा वो भी निसार नोटिस करके हमको बताएगा। ठीक है, कि भाई आइस शीट जो बर्फ़ वगैरह है उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, बर्फ़ कैसे पिघल रही है ना, हरियाली कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमको निसार सैटेलाइट से मिलने वाली है, याद रखिए। तो ये कब लॉन्च होगा, 30 जुलाई को लॉन्च होगा। ये कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट एजेंसियों का प्रोजेक्ट है, तो याद रखना ये नासा और इसरो के बीच का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस सैटेलाइट के अंदर में जो मेन चीज़ है वो है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये स्पेशल काइंड का ऐसा रडार है जो हाई क्वालिटी के इमेजेस को क्रिएट करेगा हमारे पृथ्वी की, चाहे वो डार्क रीजन हो, मतलब चाहे वो अंधेरा हो, क्लाउडी हो, बारिश हो, कोई मैटर नहीं करता। ये हाई क्वालिटी के इमेजेस तब भी प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक है, ये वर्क कैसे करेगा उसके बारे में यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है, नॉट दैट रियली इंपॉर्टेंट। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि दिनों रात दोनों समय काम करेगा। बादल हो, अंधेरा हो, धुआं हो, बारिश हो, ठीक है, या कहीं पर बाढ़ आ गई हो, लैंडस्लाइड हुआ हो, कहीं भूकंप आया हो, ग्लेशियर्स पिघल रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, सबको डिटेक्ट कर पाएगा। छोटे से छोटे चेंजेस को डिटेक्ट कर पाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। निसार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो नासा इसरो ने जो सैटेलाइट बनाया है ना, उसका सैटेलाइट का नाम ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ठीक है, ये हमारे पूरे भारत कह रहा हूँ, पूरे पृथ्वी की ज़मीन को स्कैन करेगा, पूरे आइस सरफेस को, पृथ्वी पर जहाँ जहाँ बर्फ़ प्रेजेंट है उसको भी स्कैन करेगा। हर 12 दिन में 2 बार दोस्तों पूरे पृथ्वी को ये स्कैन करने की ताकत रखता है।
और जो डिटेल्स आएंगी वो बिल्कुल मैसिव डिटेल्स होंगी, नेचुरल डिजास्टर की डिटेल, क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट कर रहा है पृथ्वी को वो भी हमको पता चलेगा। अब इसमें काम किसने क्या क्या किया है, तो नासा ने दोस्तों ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, इसरो ने ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। ठीक है, जैसा आप देख पाओगे नासा ने एल बैंड SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार दिया, इसरो ने स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नासा यहाँ पर हाई डेटा रेट टेलीकॉम दे रहा है, GPS दे रहा है, हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर दे रहा है। एस बैंड रडार जो है ये भारत ने दिया है, लॉन्च व्हीकल्स यहाँ पर भारत की साइड से जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च करने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो GSLV F-16 रॉकेट है जो यहाँ पर इसरो की साइड से दिया जा रहा है, और बाकी कितना कितना योगदान दोनों ने दिया है निसार में वो हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी ने 2018 में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछ लिया था जिसका आंसर ऑप्शन नंबर A1 ओनली है। ये बात करता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। जैसे GPS है USA का, वैसे ही भारत ने अपना खुद का ये सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन सिस्टम बनाया। तो इसमें पहला ही आंसर सही है कि हाँ, IRNS जो है इसमें 3 सैटेलाइट हैं जो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 सैटेलाइट हैं जो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। यही स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं। इसको एक बार रीड कर लेना पॉज करके। तो ये दोस्तों हमारा एक और आर्टिकल हो चुका है समाप्त। ठीक है, तो आज का जो हमारा न्यूज़पेपर सेशन है वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कवर कर लिया है विद प्रॉपर नोट्स, विद प्रॉपर डिटेल्स। इसी के साथ में हम लोग करते हैं लेक्चर को समाप्त। चाहो तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये नोट्स पेड ग्रुप में मिलेंगे। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में PDFs मिलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।